जिंदगी है कभी जार कभी तस्लीम जाए जिंदगी, बंदगी में घुट के रह जाती है एक जुए कमा, और आजादी में बहरे बेकरार है जिंदगी। तू इसे पैमान रोज़ो पर्दा से नना, जावेदा पे हम रवा हर दम जवा है जिंदगी। जिंदगी मैंने खुद देखा है साजन। मैं कसम खाता हूँ। यकीन कीजिए सर, एक वक्त में मैंने अपनी आंखों से देखा है साजन। मैंने भी साथ, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। ये सर, ये मेरी जिंदगी का पहला वाकया है जिसे खुद अपनी आंखों से देखकर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यकीन बात भी नहीं है साजन। आप यकीन कीजिए, मैं अगर अकेला होता तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन ना आता। ऐसे वाकयात पर तो कोई पागल ही यकीन कर सकता है साजन, मगर मैं पागल नहीं हूँ साजन। आप मेरा डॉक्टर मुआयना करा सकते हैं। और फिर तुम अकेले भी तो नहीं थे। एक वक्त में एक आदमी पागल हो सकता है, मगर ठीक एक ही वक्त में चार आदमी पागल नहीं हो सकते। हम चारों ने एक ही वक्त में एक बात देखी है। वाकया कितना ही अनहोना सही, मगर इसमें कोई शक नहीं कि हम चारों के सामने हुआ है। ये सर, वो मंजर अभी तक मेरी नजरों में घूम रहा है सर। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ सर। मेरी सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजरी है, मगर ये वाकया इतना हौलनाक है सर कि मुझे अपने खौफ का एतराफ करते हुए भी शर्म नहीं आ रही। मैं तो अभी तक खौफ से कहाँ पर आऊँ सर। मैं सच कह रहा हूँ साजन, मैंने खुद देखा है साजन। मैं कसम खाता हूं। यकीन कीजिए सर, मुझे तुम्हारे कांपने से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि तुम सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए, एक एक करके वाकया बयान करो। तुमने क्या देखा? लाश सार्जेंट, लाश नहीं सार्जेंट, लाशें, पूरी चार लाशें। बड़ा अजीब वाकया है सार्जेंट, मगर हम पागल नहीं हैं। हम सबने अपनी आंखों से देखा है। काश हम न देखते सर, मैंने ऐसी लाशें कभी नहीं देखी। बको मत। मैंने मैदान जंग में सैकड़ों लाशें देखी हैं और लाशें सब एक सी होती हैं, उनमें कोई खास बात नहीं होती। मैदान जंग में लाशों का होना कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, लेकिन वो अजीब बात उस वक्त होती है जब मैदान जंग में कोई लाश न हो। आपने सैकड़ों लाशें देखी हैं सार्जेंट, लेकिन आपने कोई ऐसी लाश भी देखी है जो लेटे लेटे हिलने लगे? होता है, ऐसा भी होता है सार्जेंट। क्या लाश खड़ी भी हो जाती है सार्जेंट? हाँ, कभी कभी खड़ी भी हो सकती है। और लाश बोल भी सकती है सार्जेंट? और जिंदा आदमी के पीछे दौड़ भी सकती है? हाँ, सब कुछ हो सकता है। मैंने ऐसी बहुत सी लाशें देखी हैं जो उठकर मैदान जंग में चलने फिरने लगी, उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। मरने के 48 घंटे बाद सार्जेंट। 48 घंटे बाद? हाँ सार्जेंट, उन्हें मरे हुए पूरे 2 दिन हो गए थे और उनसे बदबू आने लगी थी सार्जेंट। मैं बहुत नफासत पसंद आदमी नहीं हूँ सर, मगर उन लाशों के पास खड़ा होना भी दुश्वार था, इतनी सख्त बदबू थी उनमें। तो फिर कुछ गड़बड़ मालूम होती है। खामोश। गड़बड़ होना पहली बात है। दूसरी बात यह है कि तुम सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए, एक एक करके वाकये की तफसील बयान करो। हम वहाँ मैदानी जंग में कब्रें खोद रहे थे सार्जेंट। कब्रें खोदने का काम आसान नहीं है, ये आदमियों को मारने से ज्यादा मुश्किल काम है सार्जेंट। मैं बहुत थक गया था, फिर मेरे पास सिगरेट भी नहीं थी और मेरी हालत तो बहुत ही खराब थी सार्जेंट। मैं कई हफ्ते से नहाया नहीं था, जरा मेरे हाथ और
पाँव देखिए सार्जन, मैं कितना गंदा हो रहा हूँ सार्जन, आपको यकीन नहीं आएगा सार्जन, मगर मैं कभी रोज नहाया करता था। ठीक है, मगर इसका वाकये से क्या ताल्लुक है? वाकया साफ है सार्जेंट, हम लोग कमरे खोद रहे थे कि वो तुम ठहरो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा सर, मेरे पाँव खड़े खड़े सुन्न हो गए थे। मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। मैं जरा दम लेने को जमीन पर बैठ गया। एक लाश मेरे बराबर पड़ी हुई थी सर। मैंने खुदावंदा, काश मैं न देखता। मैंने देखा सर, एकाएक लाश का हाथ हिला है। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ सर। मैंने सोचा शायद कोई चूहा लाश का हाथ खींच रहा है। हमारी जंग चूहों के खिलाफ नहीं है सर, इसलिए मैंने चूहे की कोई परवाह नहीं की। लेकिन इतने में लाश का दूसरा हाथ हिलने लगा। मौत से चीख पड़े सार्जेंट। इनकी चीख सुनकर हम लोग इनके पास पहुंचे तो हमने देखा जो लाश 2 दिन से बेहोश हरकत पड़ी हुई थी सार्जेंट, वो अपने पैरों पर खड़ी थी सार्जेंट। बिल्कुल, लाश अपने पैरों पर खड़ी हो रही है? वो लाश जो 2 दिन से बेहोश हरकत पड़ी हुई थी? सार्जेंट। बिल्कुल। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने अपना राइफल तान लिया सार्जेंट। मैं अपनी बहादुरी की डिंग नहीं मार रहा हूँ। मैं अपने होश आवाज में होता तो राइफल फेंक कर भाग खड़ा होता, मगर खौफ ने मेरे पांव जकड़ दिए थे। मेरे हाथ खुद बखुद राइफल पर पहुंच गए और उसकी हमें आदत हो जाती है सार्जेंट। तो तुमने गोली चला दी? गोली चला देता सार्जेंट, वो गोली जरूर चला देता, मगर इतने में एक और लाश उसके बराबर आकर खड़ी हो गई। और सार्जेंट, एक लाश मेरे बराबर आकर खड़ी हो गई। एक एक करके पूरी 4 लाशें उठ खड़ी हुई सार्जेंट। मैं सोच सकता हूं कि इसके बाद क्या हुआ होगा, लेकिन ये बहुत अजीब वाकया है। वो लाशें अब कहाँ हैं? अभी खड़ी हैं सार्जेंट, अभी खड़ी हैं अपनी अपनी कब्रों के बराबर। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा भी था? हाँ सार्जेंट, वो चारों एक जबान होकर कह रही थी, दफन मत करो, हम दफन होना नहीं चाहते। बकवास है, लाशों को दफन होना ही पड़ता है। ये ऐसी चीज नहीं जिसे हम उनकी मर्जी पर छोड़ दें। आओ मेरे साथ आओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। देखो साजन, लाशें खड़ी है। मेरा ख्याल है करीब जाना खतरनाक है। भागो साजन, भागो। बचाओ। कोई भागेगा उसे गोली मार दूंगा। ठहरो, मुझे देखने दो। इसमें जरूर कोई साजन। भाग चलो सार्जेंट, वरना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी। मत, डरने की कोई बात नहीं, राइफल सीधी रखो। भाग चलो साजन, भाग चलो। देखो वो लाश की तरफ आ रही है। मैं मुर्दों से डरने वाला आदमी नहीं हूं। मैं गोली मार दूंगा। क्या चाहते हो तुम? हमें दफन मत करो। खुदावंदा, ये क्या? हमें दफन मत करो, हम दफन होना नहीं चाहते। खुदावंदा, खबरदार, भागो मत। कैप्टन को खबर करो, मैं गोली मार दूंगा। अच्छा ठहरो, मैं भी आता हूं। ठहरो, भागो मत, हम तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं। ठहरो, हम तुमसे मुख्तलिफ नहीं, हम लाशें हैं। तुम हमसे डर रहे हो, हम 4 लाशों से। तुम जो हमेशा लाशों के साथ रहे हो, इतनी बहुत सी लाशों के साथ। हमें तुम में फर्क क्या है? बस यही ना कि हमारे दिल एक और शीशे की गोली से भारी हैं और तुम्हारे दिल खाली हैं। हमारे दरमियान बहुत मामूली फर्क है। कल का दिन तुम्हारा होगा, तब तुम्हारे दिल भी खाली नहीं रहेंगे। हम सब एक जैसे हैं, हमसे बात करो, हमसे कुछ कहो। हम तुम्हारे जैसे हैं। हमसे कुछ कहो, हमसे कुछ कहो।
मैंने अपनी आंखों से उन्हें अपनी अपनी कब्रों के बराबर खड़े देखा है कैप्टन। अपने कानों से उन्हें बोलते सुना है। रात को तुम अपने ऐसे दोस्तों के साथ तो नहीं थे जो शराब पीते हो? नहीं नहीं कैप्टन, मैं शराब नहीं पीता। तुमने अपना डॉक्टरी माना कब कराया था? मैं जो कुछ कह रहा हूँ कैप्टन अपने अपने होशो हवास में कह रहा हूँ। मैं पागल नहीं हूँ कैप्टन। मैंने बहुत से किस्से कहानियों में ऐसे वाकयात पढ़े हैं कि बाज रूहें अपने मकासद पूरे न होने की वजह से अपनी लाशों में लौट आई। तुम्हें नॉवेलों का तो शौक नहीं है सार्जेंट? मैं नॉवेलों से नफरत करता हूँ कैप्टन। तो फिर तुम ही बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं जानता कैप्टन। अगर जो कुछ हुआ उसे छुट लेना भी मेरे बस में नहीं है कैप्टन। तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की थी सार्जेंट? वो कहती है सर, हमारे तुम्हारे दरमियान सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमारे दिल एक औंस शीशे की गोली से भारी हैं और तुम्हारे दिल खाली हैं। इसके सिवा हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं। यही फर्क जिंदगी और मौत का फर्क है। तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए कि जमीन पर उन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है जिनके दिल एक औंस शीशे की गोली से भारी हैं। वो कहती हैं कैप्टन, कल तुम्हारा दिन होगा, तब तुम्हारे दिल भी खाली नहीं रहेंगे। तुमने उनसे ये नहीं कहा कि अगर वो दफन होने से इनकार करेंगी तो हमें मजबूरन जबरदस्ती से काम लेना पड़ेगा? मैंने उन्हें गोली चलाने की धमकी दी थी, मगर कैप्टन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो कहती हैं जो लोग मरकर जी उठते हैं वो दोबारा नहीं मरते। उन्हें दफन होना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैंने वही बातें की है सर जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। और तुमने जो कुछ देखा है तुम्हें उस पर यकीन भी है कैप्टन? यस जनरल। तुम अपने बयान का कोई सबूत पेश कर सकते हो? यस सर। 5 गवाह, 4 सिपाही और 1 सार्जेंट जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा माजरा देखा है। जंग के जमाने में अक्सर ऐसा होता है कैप्टन, लोगों को अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं मगर वो सिर्फ वाहिमे का करिश्मा होती है। मुमकिन है सर, मगर तुम भूतों पर यकीन रखते हो? नो सर, मैं भूतों को नहीं मानता, मगर मैंने उन 4 लाशों को अपनी आंखों से देखा है। वो अपनी अपनी कब्रों के किनारों पर खड़ी हुई थी और अपनी हौलनाक आंखों से हमारी तरफ घूर रही थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। ठीक है, मगर ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। जंग में अक्सर इस किस्म के वाकयात होते हैं। अगर किसी सिपाही को मुर्दा समझकर कब्र में लिटा दें और वो थोड़ी देर बाद पानी मांगने लगे तो ऐसे मुर्दों से खौफ खाने के बजाय उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन जनरल, उन सिपाहियों को मरे हुए थोड़ी देर नहीं हुई थी, पूरे 2 दिन गुजर गए थे। तो फिर शायद उनके लिए न सही तुम्हारे लिए डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन कुछ नहीं। एक अनहोनी बात पर वक्त जाया करने से क्या फायदा? अगर तुम दिमागी अस्पताल में जाने से बचना चाहते हो तो एक डॉक्टर को ले जाओ, और अगर वो सचमुच जिंदा हैं तो उन्हें अस्पताल भेज दो, वरना उन्हें उनकी कब्रों में दफना दो, समझे? लेकिन सर, डॉक्टर उन्हें देख चुका है। डॉक्टर उन्हें देख चुका है? यस सर, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। डॉक्टर मौजूद है सर। उसे बुलाओ। यस सर। तुमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली डॉक्टर? यस सर। सुनाओ। अब्दुल रहीम वल्द अब्दुल गफूर, उम्र 45 साल, गोली सीने में लगी, मौत 48 घंटे पहले वाक़ई हुई। 48 घंटे पहले? यस जनरल। नसीम अहमद वल्द कलीम अहमद, उम्र 25 साल, गोली सीने पर लगी, मौत 48 घंटे पहले वाक़ई हुई। जमालुद्दीन वल्द कमालुद्दीन, उम्र 35 साल, गोली सीने में लगी, मौत 48 घंटे पहले वाक़ई हुई। नसीर अहमद वल्द मुनीर अहमद, उम्र 20 साल, गोली सर में लगी, मौत 48 घंटे पहले वाक़ई हुई। तो ये है आपकी रिपोर्ट?
यस जनरल। आपका क्या ख्याल है, सब मर चुके हैं? यस सर, ये सब लाशें हैं, बेजान लाशें। तो फिर वो खड़े कैसे हैं डॉक्टर? वो उन कब्रों में क्यों नहीं जाते? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता सर। मेरी ड्यूटी सिर्फ उनकी जिंदगी और मौत की तस्दीक करनी है, और मैं तस्दीक कर चुका हूं कि वो सब मर चुके हैं। बेहतर है, आप जा सकते हैं। किस कदर अजीब बात है, किस कदर हौलनाक। अब क्या किया जाए सर? कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। भाइयों और बहनों, आप लोगों को मालूम है कि आपको यहां किस लिए जमा किया गया है? एक हादसा, एक ऐसा हादसा जो शायद आज से पहले कभी दुनिया में ज़ूर पजीर ना हुआ था। आपकी बस्ती के 4 सिपाही जो इस जंग में मारे गए थे, अपनी कब्रों में जाने से इनकार कर रही हैं। किस कदर हौलनाक, किस कदर हौलनाक बात है। 4 लाशें जिंदा इंसानों की तरह उन कब्रों के पास खड़ी हैं जो उन्हें दफनाने के लिए खोदी गई थी। कैसी हौलनाक बात है, हौलनाक और अजीब। सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। आज 4 रोज गुजर चुके हैं, मगर वो लाशें इसी तरह मौजूद हैं। अब कोई सूरत बाकी नहीं रही, और इसीलिए मैंने आज आप सबको यहां जमा किया है। यह एक अजीम खिदमत है। आप अपने अपने आदमियों के पास जाएं, उन्हें समझाएं कि वो गलती पर हैं। उन्हें हर कीमत पर दफन हो जाना चाहिए। मौजूद खवातीन, आप मुल्क और कौम की सबसे बड़ी मददगार हैं। हमारी तहजीब की मुकद्दस तरीन चीज, हमारा घर आप ही के दम कदम से आबाद है। हम अपने घरों के लिए जंग कर रहे हैं। यह एक मुकद्दस जंग है। इस जंग को जारी रहना चाहिए, लेकिन यह जंग सिर्फ उसी वक्त जीती जा सकती है मौजूद खवातीन, जब मुर्दे कब्रिस्तान में दफन कर दिए जाएं और भुला दिए जाएं। हम इन मुर्दों को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें दफन होने से इनकार हो? याद रखिए, हमें इन्हें भुलाना पड़ेगा। इस दुनिया में मुर्दों के लिए कोई जगह खाली नहीं है। मुर्दे कब्रों में नहीं जाएंगे तो वो सब की तबाही का बाइस बनेंगे। आपकी तबाही, आपके घरों की तबाही, आपके मुल्क की तबाही। जाइए मौजूद खवातीन, जाइए, इन्हें समझाइए और दफन होने पर तैयार कीजिए। आपके मुल्क और कौम की आंखें आप ही पर लगी हुई हैं। कैप्टन, कुछ लोग उन्हें समझाने पर तैयार हुए। यस सर। 4 औरतें दफ्तर में हाजिर हुई हैं। उन्हें बुलाओ। यस सर। आइए मोहतरम खवातीन, आपका नाम? नईमा। मैं अब्दुल रहीम की बेवा हूँ। ओह, आपके शौहर जंग शुरू होने से पहले क्या करते थे? फौज में भर्ती होने से पहले वो काश्तकारी करते थे। हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी जनरल। हमारी आमदनी बहुत कम थी, मगर हम बहुत खुश थे। अपने छोटे से घर में हमने अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी। शाम को हम अपने छोटे से बागीचे में टहला करते थे। तब हमारी नई नई शादी हुई थी। ओह, कितने अजीब दिन थे। इंसान की जिंदगी में बहुत सी बातें यूं ही होती हैं मोहतरम खातून। उन दिनों को भूल जाइए। आपके शौहर ने एक अजीम मकसद के लिए जान दी है। हम अपनी जमीनों और अपने खेतों ही के लिए जंग लड़ रहे हैं। खुदा न खास्ता इस जंग में जीत न सके तो किसी की जमीन बाकी न बचेगी, किसी का घर सलामत न रहेगा। आपके कोई बच्चा है मोहतरम खातून? हाँ, एक बच्चा। हम आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए जंग कर रहे हैं। उन हजारों किसानों के लिए जंग कर रहे हैं जो पुरानी जिंदगी बसर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनके खेत सलामत रहें और अपने हम कौमों के लिए बेहतरीन गल्ला पैदा करते रहें। मगर ये सब कुछ उसी वक्त हो सकता है मोहतरम खातून जब आप अपने शौहर को समझाएं कि जमीन पर लाशों के लिए कोई जगह नहीं है। आप समझाएंगी ना?
मैं कोशिश करूंगी। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। आपका नाम मोहतरम खातून? मुझे रिजाला कहते हैं। आप किसके लिए तशरीफ लाई हैं? नसीम अहमद के लिए। नसीम अहमद? नसीम अहमद आपके कौन थे? वो मेरे कुछ नहीं थे, वो मेरे सब कुछ थे। ओह, आपको उनसे मोहब्बत थी? मोहब्बत थी? ये कहना कितना हौलनाक है जनरल। मोहब्बत होती है तो हमेशा रहती। मुझे अफसोस है ग़ज़ाला, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ दो दिल जब एक साथ धड़कना सीखते हैं तो उनके माजी, हाल और मुस्तकबिल की कोई तखसीस बाकी नहीं रहती। मोहब्बत जमाने के फर्क को मिटा देती है। हम दोनों ने एक दूसरे को इस तरह चाहा है जनरल कि दुनिया में किसी ने किसी को न चाहा होगा। मैं आप दोनों की मोहब्बत का एहतराम करता हूँ। हमारी जंग का सबसे अजीम मकसद मोहब्बत की फतह है, लेकिन हम इस अजीम मकसद में उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब मोहब्बत अपनी फतह के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। जाइए, नसीम अहमद को समझाइए कि हमें जंग में फतह हासिल करने के लिए उनकी आखिरी कुर्बानी की जरूरत है। हमें यकीन है आप उन्हें समझाएंगी, वो दफन होने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ आपसे वादा करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। मेरा नाम शाहिदा है, मैं जमाल की बहन हूँ। बहन का रिश्ता बहुत मुकद्दस है बेटी, मगर जंग हर रिश्ते से ज्यादा मुकद्दस है। हम ये जंग इसलिए लड़ रही हैं कि जिंदगी के सारे अजीम रिश्ते कायम रहें। आपको अपने भाई को समझाना पड़ेगा कि बाज औकात मौत को कबूल कर लेना ही जिंदगी का अजीम मकसद बन जाता है। उन्हें अपनी मौत को कबूल कर लेना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो जिंदगी को भूल जाएं और खुद को दफन करने की इजाजत दे दें। मैंने अपने भाई को बरसों से नहीं देखा जनरल, मैं उन्हें पहचानती तक नहीं। जब वो फौज में भर्ती होकर गए तो मैं बहुत छोटी सी थी। मैंने इतने दिन सिर्फ एक ही इंतजार में गुजारी जनरल, एक दिन होगा जब मेरा भाई जंग से वापस आएगा। जंग से वापस आना या वापस ना आना इतना अहम नहीं जितना जंग में फतह हासिल करना। मैं जानती हूँ जनरल, मगर एक बहन के जज्बात आप समझ सकते हैं ना। कितनी तवील जिंदगी मैंने एक ही उम्मीद में गुजार दी। मगर जंग में फतह हासिल करना हमारी आखिरी उम्मीद है। हम फतह हासिल करना चाहते हैं ताकि जिंदगी की उम्मीद बाकी रहे। मुझसे वादा करो बेटी कि तुम अपने भाई को इस पर तैयार कर लोगी कि वो खुद को दफन होने दें। एक बहन किस दिल से ये वादा कर सकती है, मगर फिर भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। मैं नसीर की माँ हूँ। मुझे बहुत अफसोस है मोहतरम खातून। माँ का गम अफसोस और तसल्ली के सारे अल्फाज से ज्यादा होता है जनरल। मैं जानता हूँ, मुझे आपको तसल्ली देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मगर जंग के अजीम मकसद को देखते हुए क्या दुनिया में कोई चीज माँ की मोहब्बत से ज्यादा अजीम हो सकती है? हाँ, हमारी ये कोशिश कि दुनिया में अमन कायम हो ताकि आइंदा कभी कोई बेटा अपनी माँ से जुदा ना हो सके। शायद आप ठीक कहते हैं, शायद, मगर कौन जाने, क्या कभी ऐसा हो सकता है जनरल? हो सकता है, जरूर हो सकता है। जंगें यही कहकर लड़ी जाती हैं, मगर जंग के बाद। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता मोहतरम खातून, मैं आपसे सिर्फ दरखास्त करना चाहता हूँ। मुर्दों को जमीन पर अपनी जगह खाली ही करनी पड़ती है। आप अपने बेटे को समझाइए। क्या एक माँ अपने बेटे से कह सकती है कि उसे दफन हो जाना चाहिए? आपको कोशिश करनी चाहिए मोहतरम खातून। अपने इम्कान भर। अच्छा, शायद मैं
कोशिश कर सकूं, शायद मैं कह सकूं। हम मादरे वतन की तरफ से आपके ममनून होंगे। यहाँ जहाँ गोली लगी है तकलीफ तो नहीं होती तुम्हें? मुन्ना कैसा है? ठीक है, बिल्कुल। हर वक्त हंसता रहता है और तुम्हें याद करता है। यहाँ तकलीफ तो नहीं होती? हमारे खेतों का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। आपकी फसल बहुत अच्छी हुई। बोलो, बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? अब की फसल काटने का क्या इंतजाम होगा? मैंने अपने मामू से कह दिया है। वो कहते हैं फिक्र ना करो। उनके 2 बेटे भी तुम्हारी तरह जंग पर गए थे, तब से बेचारे चुप चुप रहते हैं और पहले से बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। सारे बाल सफेद हो गए। और मुन्ने के बाल कैसे हैं? तुम्हारे बालों जैसे। मैं उसे देखना चाहता हूँ, अपने मुन्ने को और अपने खेतों को। मगर लोग कहते हैं तुम मर चुके हो। हाँ, ये तो ठीक है। फिर कुछ नहीं। इसमें क्या हर्ज है? जमीन के नीचे बहुत सी लाशें जमा हो चुकी हैं। हो सकता है कि अब वहां हमारे लिए गुंजाइश न हो, तो फिर हमारे यहाँ रहने में क्या मुजायका है? तुम क्या सोच रही हो? उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें समझाऊं ताकि तुम दफन होने पर तैयार हो जाओ। और तुम्हारी अपनी मर्जी क्या है? तुम मर चुके हो। तो फिर इससे क्या फायदा? फायदा मालूम नहीं, मगर मेरे अंदर कोई चीज है, चाहे मैं जिंदा हूं या मुर्दा, जो मुझे दफन होने नहीं देती। न जाने क्या कह रहे हो। तुम्हें तो हमेशा से मौनों में बातें करने की आदत रही है। मुझे बताओ तो सही, अब इससे क्या फायदा है? तुमने किसी रात खिड़की से बाहर झांक कर देखा है? बेकरार रात के दामन में सिमटी हुई खामोशियां और हद्दे निगाह तक आसमान की मांग में चमकती हुई तारों की अफशा, या किसी सुबह को जब नसीम शहर के हल्के हल्के झोंके नौखेज कलियों को गुदगुदा कर कच्ची नींद से जगाते हैं, जब शफक की सुर्खी आसमान के रुखसार पर इस तरह फैलती है जैसे चेहरे पर हया का रंग। यही जिंदगी है। मैं इस जिंदगी से दूर नहीं जाना चाहता, कभी नहीं। मगर हर चीज का एक मकाम होता है, एक ठिकाना होता है। मुर्दों का भी एक ठिकाना है। सुनो, एक बात हो सकती है। तुम अगर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें घर ले चलूं? हाँ। तुम्हें याद है मकान के बागीचे में वो जगह जहां कभी तुम बैठा करते थे? शादी से पहले और शादी के बाद कितनी बातें की हैं हमने वहां। बहुत पुरसुकून और खूबसूरत जगह है ना? हाँ। तुम अगर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें उसी जगह दफन करते हैं हम। जब मेरी तबीयत जिंदगी से भर जाए तब। आदमी को अपनी कब्र में खुद अपनी मर्जी से चलकर जाना चाहिए, दूसरों के घसीटने से नहीं। मगर तुमने कभी ये भी सोचा कि तुम्हारे इस तरह जिंदा रहने, मेरा मतलब है दफन न होने से हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? मुझ पर, तुम्हारे मुन्ने पर कभी सोचा तुमने? मैं तुम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा और कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। इसके बावजूद तुम दफन होना नहीं चाहते? ये मेरे बस की बात नहीं है।
कोई एक चीज है जो तुमसे भी बड़ी है और मुझसे भी। उसका तकाजा यही है। ये एक ऐसी चीज है जो खुद ब खुद हमारी मिट्टी से इस तरह उग आई जैसे जमीन से कोपल फूटती हो या फूल निकलता है। तुम इसे कहीं से काट दो या फिर किसी और जगह उगाएगी, कोई उसे उगने से नहीं रोक सकता। जमीन उसे उगाने के लिए तैयार हो चुकी है। तुम एक अच्छे शौहर थे, एक अच्छे बाप थे मेरे लिए। मैं जो तुम्हारी हूँ अपने बच्चे के लिए, उनके लिए भी तुम ऐसा नहीं कर सकते? अपने मुन्ने के लिए? नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, घर लौट जाओ। तुमने मुझसे मोहब्बत की, तुमने मुझे चाहा। दुनिया में किसी ने किसी को इस तरह न चाहा होगा, है ना? सब औरतों से ज्यादा, सब मर्दों से ज्यादा। मैं ठीक कहती हूँ ना? हाँ, मगर क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? मैं जानना चाहती हूँ। ये कोई ऐसी अहम बात नहीं है। मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत अहम। अब एक ही ख्याल मेरी जिंदगी का सरमाया है, क्योंकि तुम मर चुके हो। क्यों? मुझे बताओ, मुझसे कह दो, तुम जिंदा हो? नहीं, गोली ने मेरा फेफड़ा छलनी कर दिया। गोली, जंग, कितनी हौलनाक चीजें हैं। तुम्हारा बदन खून में लथपथ है, जूते, कपड़े, बाल, सब पर खून जमा हुआ है। आखिर क्यों? ओह, मगर वो कौम और मुल्क के लिए सब कुछ करना पड़ता है। एक बात बताओ, तुम अब भी पहले की तरह गा लेती हो? हाँ, पहले से बहुत अच्छा। मैंने तुम्हारे पीछे बहुत मेहनत से सीखा था। तुम्हें मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती थी ना? मैंने सोचा था जब तुम आओगे, जब हम जंग में जीत जाएंगे, तब मैं तुम्हें फतह का तराना सुनाऊंगी। मगर अब तुम बताओ, इस जंग में हमारी फतह होगी ना? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सवाल भी को पूछने का है? रोजाना अखबारों में छपता है, तकरीरों में बताया जाता है कि अगर हमारी फतह ना हुई, अगर वो जीत गए, तो वो हमारी इबादत गाहों में आग लगा देंगे, हमारी मुकद्दस यादगारों को ढा देंगे और हमारी औरतों को बेइज्जत कर देंगे। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं मर चुका हूँ। हाँ, तब फिर तुम उन्हें इजाजत क्यों नहीं देते तुम्हें दफन करने की? दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे मोहब्बत है। मगर मुर्दे मोहब्बत नहीं कर सकते। कोई मुर्दा किसी औरत को नहीं छू सकता। औरत को? हाँ, मगर बहुत सी बातें उससे भी ज्यादा पुरलुत्फ हैं। मसलन तुमसे बातें करना, तुम्हारी खूबसूरती को पलक झपकाए बगैर देखते रहना, हवा को तुम्हारे बालों से अटकेलियां करते देखना। मैं किसी औरत को छूना नहीं चाहता, तुम्हें भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे कदमों की चाप सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने आए बगैर, कहीं छुपकर, जहाँ तुम मुझे न देख सको मगर मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारी मीठी आवाज सुनता रहूं। तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं और तुम्हारी लंबी लंबी उंगलियां। मगर ये सब कुछ किस लिए? अब इन सब बातों का क्या हासिल? खुशी और तकलीफ
इसी का नाम जिंदगी है। मैं अभी जवान हूँ, मेरी उम्र भी सिर्फ 25 साल है। मुझे हक है कि मैं जिंदगी को अपना कहूँ, इसकी खुशियों को भी, इसकी तकलीफों को भी। हर आदमी को यही हक हासिल है, उस वक्त तक जीना जब वो सचमुच मरने के काबिल हो जाए। जिंदगी को सिर्फ उसी वक्त मौत आनी चाहिए जब जिंदगी अपना बोझ खुद न उठा सके। इससे पहले नहीं, न पहले न किसी और वजह से। किसी मकसद की वजह से भी नहीं? कोई मकसद जिंदगी से बरतर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। तुम्हें मालूम है ये जंग किस बुलंद मकसद से लड़ी जा रही है? नहीं, तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। कौन है जो इसे नहीं जानता? हमें फतह हासिल करनी है और फतह के लिए हमें अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देना चाहिए। तुम्हें याद है एक मर्तबा हम दोनों सैर के लिए गए थे। कैसी खूबसूरत जगह थी और मौसम भी कितना अच्छा था। तुम उस रोज बहुत खुश थी और मैं भी। हम दोनों छोटी छोटी बातों पर बेतहाशा हंस रहे थे। मुझे याद है हमारी हंसी की आवाज सुनकर लोग पलट पलट कर हमारी तरफ देखने लगे, मगर हमें उसमें भी मजा आ रहा था। हम उसी तरह हंसते रहे। तुम्हें याद है ना? उस रोज तुमने मुझसे पूछा था मेरी आंखें तुम्हें कैसी लगती हैं, और मैंने तुम्हारा हाथ, कितना खूबसूरत और नर्म है तुम्हारा हाथ, मैं छू सकता हूँ उसे। नहीं, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे लिए, अपने प्यार के लिए अपनी कब्र में चले जाओ। बोलो, चले जाओगे ना? मैं तुम्हारा हाथ छू सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ना छुओ, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ। अच्छा, तुम जा सकती हो, जाओ, घर चली जाओ। मैं एक बहन हूँ, मुझे अपने भाई की तलाश है। वो मर गया है। क्या तुम मेरे भाई हो? नहीं। मैं एक बहन हूँ, मैंने अपने भाई को 10 बरस पहले देखा था। मैं उसे पहचान नहीं सकती, मगर मुझे उसकी तलाश है। तुम मेरे भाई हो? नहीं। मैं एक बहन हूँ, मुझे अपने भाई की तलाश है। जो तुमसे 10 बरस पहले जुदा हुआ था जब तुम छोटी सी थी। हाँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मगर क्या भैया? हाँ। कैसा अजीब रिश्ता है। मैं तुम्हें पहचानती नहीं। जब मैंने होश संभाला उस वक्त तुम घर से जा चुके थे। मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम सुना और बस। लेकिन इस नाम में क्या नहीं है? भाई, अपना भाई। ओह, तुम इस जज्बे को समझ सकते हो ना? घर छोड़ने के बाद मुझे एक नन्ही सी गुड़िया बहुत याद आती थी। उसकी टूटी फूटी तोतली बातें याद करके कभी कभी मेरी आंखें नम हो जाती थीं। वो नन्ही सी गुड़िया तुम थी, मेरी बहन। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हाँ। तो फिर तुम मेरी बात मानोगी? उन्होंने मुझसे कहा मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम अपनी कब्र में जाने पर राजी हो जाओ। मगर क्यों? तुम जंग पर क्यों गए थे भैया? दुनिया इसी का नाम है मेरी नन्ही गुड़िया। और इसके बावजूद तुम दुनिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? कैसी जिंदगी से मौत बेहतर नहीं है? हो सकती है और नहीं भी। हो सकता है जिंदगी और मौत दोनों बेमानी चीजें हों, लेकिन ये बात हमारे अकीदे के खिलाफ है।
हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। मैं बहुत से शहरों में मारा मारा फिरा हूँ। मैंने सख्ती और मायूसी के दिन देखे हैं, परेशानियाँ उठाई हैं, तकलीफें बर्दाश्त की हैं और दूसरों को भी इन्हीं हालात से गुजरते देखा है। मगर इसके बावजूद एक बेहतर मुस्तकबिल का यकीन मेरे दिल में हमेशा झगमगाता रहा। हम सब ने हमेशा खुशाइन ख्वाब देखे, हमेशा ये उम्मीद कायम रखी है कि हम हालात से जंग करके इन्हें बदल सकते हैं। लेकिन अब तुम मर चुके हो, तुम्हारी जंग खत्म हो चुकी है। जंग कभी खत्म नहीं होती और मेरे तजुर्बे ने मुझे जो कुछ बताया है मैं उसे अपने साथियों तक पहुंचाना चाहता हूं। दुनिया के तमाम इंसानों तक, उन तमाम इंसानों तक जो मेहनत करते हैं और तकलीफें उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं और सब्र करते हैं, सब्र करते हैं और आखिरत की उम्मीद रखते हैं। मुझे ऐसी बहुत सी बातें कहनी हैं, बहुत जबरदस्त बातें, अहम बातें। भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं खुदा की जन्नत को इस जमीन पर उतारना चाहता हूँ ताकि इंसान इतना मायूस, इतना महरूम, इतना तंग दिल, इतना छोटा न रहे। उसके शब रोज रोटी के छीनने में गुजरने के बजाय आपस में मोहब्बत के लिए वक्फ हो। जब दुनिया में ऐसा हो जाएगा, यही दुनिया जन्नत बन जाएगी। उस जन्नत में दाखिल होने के लिए मौत के दरवाजे से गुजरना जरूरी नहीं होगा। ये सिर्फ एक ख्वाब है भैया। मैं दुनिया के इंसानों को बताना चाहता हूँ कि ये ख्वाब किस तरह हकीकत बन सकता है। ये ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन सकता भैया। जाओ अपने कब्र में चले जाओ। मैं तुम्हारी बहन, जो तुम्हें ना पहचान कर भी सिर्फ तुम्हारे नाम से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे यही कहने आई हूँ। जाओ। नहीं, मैं मुर्दों के दरमियान से इसलिए नहीं उठा हूँ कि फिर मुर्दा बन जाऊं। मुझे अब जिंदा रहना है। भैया, अच्छा मुझे बताओ, एक बहन अपने मुर्दा भाई को किस तरह अलविदा कहती है? उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। मुझसे कहो, भैया खुदा तुम्हें कब्र के अजाब से महफूज रखे। यही दुआ करती हूँ, यही दुआ करती हूँ, यही दुआ करती हूँ। मुझे अपनी सूरत देखने दो बेटे, मुझे अपनी सूरत देखने दो। अपनी माँ को अपनी सूरत दिखा दो मेरे चांद। नहीं माँ, तुम नहीं देख सकोगी। बेटे, तुम अपनी माँ को अपनी सूरत नहीं दिखाना चाहते? तुम नहीं देख सकोगी माँ। मुझ पर क्या गुजरी है तुम्हें बताया नहीं किसी ने। मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसने मुझसे कहा गोली तुम्हारे सर में लगी है। अपनी माँ को दिखा दो बेटे, कहाँ लगा है जख्म? तुम नहीं देख सकोगी माँ। तुम्हें तकलीफ तो नहीं है मेरे चांद? तकलीफ? माँ से छुपाओ नहीं बेटे, बता दो। अपनी सूरत देख लेने दो। जब से मैंने सुना है मेरा कलेजा फटा जा रहा है। माँ, इसकी खबर उसे तो नहीं पहुंची,
तुम्हारी होने वाली बहू को? नहीं, वो गांव में है, उसे कुछ नहीं मालूम। वो बेचारी अभी तक तुम्हारे इंतजार में है। मगर तुम मुझे अपनी सूरत दिखा दो बेटे। नहीं माँ, जिद न करो, जाओ घर लौट जाओ। बेटे, एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं तुम्हें अपने बेटे को, अपने लाल को समझाऊं कि वो अपनी कब्र में जाने के लिए तैयार हो जाए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है। बेहतर या बदतर का सवाल नहीं है माँ, ये तो बस जैसा है वैसा है। मुझे अपनी सूरत दिखा दो मेरे लाल। कितनी प्यारी सूरत थी तुम्हारी। मुझे याद है जब तुम नन्हे से थे, मैं तुम्हें चांद कहा करती थी। तुम्हारे सुनहरे बाल मखमल की तरह नरम और मुलायम थे और तुम्हारी मुस्कुराती आंखें। जब तुम अपनी नन्ही नन्ही बाहें मेरे गले में डालकर मुझे माँ कहते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई हो। मैंने बहुत दिनों से तुम्हारी सूरत नहीं देखी, मुझे अपनी सूरत दिखा दो। नहीं माँ, बार बार न कहो, तुम नहीं देख सकोगी, तुम डर जाओगी माँ। माँ अपने बच्चे की सूरत देखकर डर जाएगी? हाँ माँ, तुम नहीं समझती। मेरे बेटे, मेरी बात सुनो तुम। मैं तुम्हारी माँ हूँ। इजाजत दे दो तुम कि वो तुम्हें दफन कर दे। उसके बाद तुम मौत को, इस तकलीफ को भूल जाओगे। तुम्हें जिंदगी सिर्फ एक ख्वाब की तरह याद रहेगी, मगर इस तरह तुम कभी नहीं भूल सकोगे। तुम्हारा जख्म हमेशा रिश्ता रहेगा, तुम्हें कभी आराम नहीं मिलेगा। मेरे लाल, अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, उसके लिए जिसे तुम चाहते हो, इन्हें इजाजत दे दो। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है माँ। मैंने अभी जिंदगी का कुछ नहीं देखा। मैं बहुत कुछ बनना चाहता था, बहुत कुछ बन सकता था, मगर उन्होंने मुझे मार डाला। मैं बच्चा था ना, हमेशा बच्चा बना रहना कोई अच्छी बात नहीं है। भूल जाओ कि मैं कभी बच्चा था। बच्चे की जिंदगी सिर्फ एक ख्वाब होती है, हकीकत नहीं। मैं उसके हकीकत बनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। तकरीरों से, नारों से, और फिर जब मैं उनके धोखे में आ गया तो उन्होंने मुझे मार डाला। नहीं 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 मेरे लाल, ऐसा न करो, ऐसा न करो। इस तरह तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। ये तुम इजाजत दे दो। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। तो फिर एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी सूरत दिखा दो, वो जख्म दिखा दो। गोली मेरे सर से पार निकल गई थी माँ, मेरा भेजा भी बाहर आ गया है। बेटे, मुझे दिखा दो मेरे लाल। अच्छा
कोशिशें नाकाम हो गई सर। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए कैप्टन? उन्हें दफन होना चाहिए, वो मर चुके हैं। कुछ करना चाहिए सर, कुछ होना चाहिए। हाँ कैप्टन, कुछ होना चाहिए, मगर क्या होना चाहिए? उन्हें दफन होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरे महबूब, मेरे भाई, उन्हें दफन होना चाहिए, वो मर चुके हैं। इंसानियत कभी नहीं मरती, इंसानियत अपनी कब्रों से निकल आती है। आदर्श कभी नहीं मरते। जिन लोगों ने आदर्श के लिए जान दी है वो कभी नहीं मरते। मुर्दे जाग उठे, अब जिंदों को जागने दो। आज सबके हिसाब का दिन है, आज सबके हिसाब का दिन है। आज मौत जिंदगी बन गई है। उन्हें दफन होना चाहिए, वो मर चुके हैं। मेरे शौहर, मेरे महबूब, मेरे भाई, मेरे लाल। आज सब खैर है, आज कोई किसी का नहीं। आज सब अपने हैं, आज कोई गैर नहीं। यही इंसानियत का नया रास्ता है। तकलीफ तो नहीं होती तुम्हें? मुन्ने के बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। मुझसे मोहब्बत की, तुमने मुझे चाहा। दुनिया में किसी ने किसी को इस तरह न चाहा होगा। तुम्हें मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है ना? एक बहन जिंदा भाई को किस तरह अलविदा कहती है। खुदा तुम्हें कब्र के अजाब से महफूज रखे। मुझे अपनी सूरत दिखा दो मेरे लाल। जब तुम छोटे से थे और अपनी नन्ही मुन्नी बाहें मेरे गले में डालकर मुझे माँ कहते थे तो मुर्दे जाग उठे, अब कहीं मौत नहीं है। अब कहीं मौत नहीं है, अब कहीं जंग नहीं है। इंसानियत कभी नहीं मरती, इंसानियत जाग रही है। आदर्श कभी नहीं मरते, आदर्श जाग उठे हैं। जो मुर्दे थे वो जाग उठे हैं, जो जिंदा थे वो जाग रहे हैं। जागने वाले अमर हैं, जागने वालों को मौत नहीं है। आज सबके हिसाब का दिन है, आज सबके हिसाब का दिन है, आज सबके हिसाब का दिन है।